नमस्कार और आप देख रहे एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में मॉर्निंग वॉक के दौरान आम जनता, पर्यटकों और स्कूली बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्थानीय चाय विक्रेता भरत की दुकान पर चाय का स्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने नैना देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्यों का भी निरीक्षण किया, जिसके लिए 11 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अन्य विकास कार्यों जैसे मानसखंड मिशन, वालिया नाला और ठंडी सड़क पर भूस्खलन सुरक्षा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पच्चीस नवंबर को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ साल 2025 की चारधाम यात्रा संपन्न हो गई है। इस साल 51,05,000 श्रद्धालुओं ने चारों धाम के दर्शन किए, जो पिछले साल के मुकाबले 5,35,000 से अधिक है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट 2025 में क्रमशः 30 अप्रैल से 4 मई तक खुले थे। इस बार केदारनाथ में सबसे ज्यादा 17 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे, जबकि हेमकुंड साहिब में पहली बार लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं उत्तराखंड में बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी और डेमोग्राफिक बदलाव के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सख्त हो गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पिछले 10 सालों में हुए सभी डेमोग्राफिक बदलाव और जारी किए गए प्रमाण पत्रों की संगठित जांच की जाए। सीएम ने कहा कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और इनकी जांच की जाएगी। फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखी जाए। देखिए, हमने कहा है कि पिछले सालों में जो भी डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, पिछले 10 सालों का पूरा रिकॉर्ड, पूरी जो प्रमाण पत्र इत्यादि बनाए गए हैं, उस पर सघन जांच प्रारंभ हो गई है। मैं फिर से सभी अधिकारियों को मैंने कहा है कि पिछले कम से कम एटलीस्ट 10 सालों का, चाहे राशन कार्ड बनाए गए हैं, बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं, आधार कार्ड बने हैं या वोटर आईडी बनी है, या जो भी पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे, जिनको भी इस श्रेणी में लाया गया है, उसकी हम सघन जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई भी करेंगे। राजधानी देहरादून में राज्य सरकार ने उपनल कर्मचारियों के लिए समान वेतन व्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इस प्रक्रिया की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी और 3 वर्ष पूरे होने पर इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया गया। सीएम ने कहा कि कर्मचारियों को समान वेतन संरचना से चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। उपनल कर्मचारी राज्य व्यवस्था के अहम अंग है और सरकार ने उन्हें राज्य की सुविधाओं और लाभों का हक देने का आश्वासन दिया। प्रदेश में हो रही मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के साथ ये घटनाएं सामने आई है, सरकार उनके प्रति संवेदनशीलता से काम कर रही है। इस संदर्भ में हाई लेवल बैठक भी है। मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की है कि मानव वन्यजीव संघर्ष में जिन लोगों की मौत हो जाती है, उन्हें 4 लाख रुपए की सहायता राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही जो लोग घायल हुए हैं, उनकी चिकित्सा के लिए सरकार कटिबद्ध है और उन्हें निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में लगातार बढ़ रही मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं से पहाड़ों में भालू और गुलदार के हमले बढ़ रहे हैं। वहीं मैदानों में हाथियों का आतंक भी लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। समेत मुख्य सचिव और सारे लोगों के साथ हमने यहाँ बैठक करी है। ये वास्तव में बहुत हमारे लिए चुनौती भी है और बहुत जिन लोगों को
किया है, उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। और हमने कहा है कि जहां मानव वन्यजीव संघर्ष में जो धनराशि पहले 4 लाख रुपए दी जाती थी, हमने उसको 10 लाख रुपए किया है। इसके साथ ही जिनको भी ऐसे हमले का शिकार होना पड़ा है, उन सभी के समुचित स्वास्थ्य के लिए, उनकी पूरी देखरेख के लिए और उनके जितना भी जो भी उसमें धनराशि खर्च होगी वो सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। सर, उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस का दावा है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। वहीं भाजपा का कहना है कि 2027 में फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और कांग्रेस का नामो निशान मिट जाएगा। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी कांग्रेस का नामो निशान मिटाने की ताकत नहीं रखता। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में अहंकार आ गया है जो उनके पतन का कारण बनेगा। रावत ने ये भी बताया कि भाजपा के नेता आजकल रावण संवाद कर रहे हैं जो उनकी रावणी प्रवृत्ति को दिखाता है। वो कांग्रेस का नामो निशान मिटा सकते। 2, 4, 6 जीतों के बाद अहंकार स्वाभाविक है, लेकिन अहंकार पतन का कारण बनता है और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में अहंकार आ गया है। यह अहंकार पतन का कारण बनेगा। बल्कि मैं देख रहा हूँ आजकल राजनीतिक रंगमंच पर भाजपा के लोग जो है वो खरदूषण जैसे या रावण जैसी संवाद करते हैं, उसके ढंग से संवाद करते हैं। तो ये जो रावणी प्रवृत्ति आ गई है भाजपा में, ये भाजपा के पतन का कारण बनेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित सहकारिता मेला 2025 में हिस्सा लिया। इस मेले में महिला सहकारिता समूह द्वारा बनाए गए लोकल उत्पादों को बाजार में लाने का उद्देश्य है। सीएम धामी ने हल्द्वानी की बदलती डेमोग्राफी पर भी चिंता जताई और कहा कि प्रदेश की संस्कृति और अस्तित्व को आगे खराब नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही डेमोग्राफी बदलावों के सत्यापन अभियान की जानकारी भी दी है, जिसमें गलत पात्रता लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के सांस्कृतिक देवभूमि के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को और यहाँ के मूल अस्तित्व को किसी भी कीमत पर जितना खराब हो गया है उससे आगे हम खराब नहीं होने देंगे। इस संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरे सभी जिलों में हमारे सत्यापन के अभियान चलाए जा रहे हैं। और पिछले 10 सालों में जो भी डेमोग्राफी में बदलाव आया है, जो प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, चाहे वो राशन कार्ड हों, आधार कार्ड हों, वोटर आईडी हों, बिजली के कनेक्शन हों या अन्य जो भी चीज़ें दी गई हैं, उन सभी की जांच कर रहे हैं। और जो भी इसके अंतर्गत गलत तरीके से जिन्होंने पात्रता प्राप्त की है या जिन्होंने इसको दिया है, उस पर हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर सहकारी समितियों को, कॉमन सर्विस सेंटरों को सहकार से जोड़ने के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं। किसानों को, हमारे स्थानीय उत्पादन करने वालों को, महिला स्वयं सहायता समूह को, सभी को। बाजपुर में तेंदुए की लगातार दस्तक से इलाके में खौफ का माहौल है। मामला भैंसिया फार्म क्षेत्र का है, जहां एक किसान को अपने खेत में तेंदुआ दिखाई दिया। किसानों ने वन विभाग को सूचना दी और ग्रामीण ने तेंदुए का वीडियो भी बनाया। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार वन विभाग से तेंदुए को पकड़ने की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने फिर से वन विभाग से तेंदुआ पकड़ने की मांग की है। ऋषिकेश के देहरादून रोड पर स्थित एक कंपनी के मार्ट से सामान चोरी करते हुए युवक को कर्मचारियों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोपी की पहचान ऋतिक महेश्वरी के रूप में हुई है, जिसे मार्ट के मैनेजर ने चोरी के सामान के साथ पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
चोरी के सामान में घी, बादाम और अन्य सामग्री के पैकेट शामिल थे। पुलिस अब आरोपी के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नैनीताल में मॉर्निंग वॉक के दौरान आम नागरिकों, पर्यटकों और स्कूली बच्चों से अनौपचारिक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पंत पार्क में निर्माणाधीन नयना देवी मंदिर के गेट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासकर घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के संदर्भ में सीएम ने नैनी झील तक का दौरा किया और रास्ते में चाय भी बनाई। देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति की है। अब देश के अंदर जब अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे लोगों का जो घुसपैठिए हैं, जो गलत तरीके से आए हुए हैं, उत्तराखंड के अंदर भी बड़ी संख्या है और हमने इसीलिए राज्य के अंदर पिछले 10 सालों का पूरा एक वेरिफिकेशन ड्राइव हम इस पर चला रहे हैं कि जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर राशन कार्ड बनाए हैं, यहाँ पर वोटर आईडी बना ली है या आधार कार्ड ले लिया है, बिजली के कनेक्शन ले लिए हैं, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं जो उनको नहीं मिल सकती हैं, जिसकी वो पात्रता में नहीं आते हैं, उनको भी ये सब मिल गए हैं। और यही हमारी डेमोग्राफी जो खराब हो रही है, उसके लिए हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहना चाहिए, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य बने रहने चाहिए। तमाम सरकारी भूमि अतिक्रमण युक्त हो गई थी, उसको हमने खाली भी कराया। 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त भी हुई है, उस पर हमारा। अगली खबर देहरादून से है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन इस बार देहरादून में 28 से 30 नवंबर तक आयोजित होगा। एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सलूकी ने जानकारी दी है कि उद्घाटन इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर में 15,000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसी दौरान प्रतिष्ठित यशवंतराव कलेवर युवा पुरस्कार गोरखपुर के कृष्णा पांडे को प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम के दूसरे दिन सांस्कृतिक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। अधिवेशन में शिक्षा, युवा और समाज से जुड़े प्रमुख विषयों पर 5 प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जी नमस्कार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन देहरादून में देवभूमि में उत्तराखंड में होने वाला है। हमारा जो अधिवेशन है 28, 29 और 30 नवंबर को इस आने वाले समय में नवंबर मंथ में संपन्न होने वाला है। 28 तारीख को सुबह हमारा उद्घाटन है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष जो हैं एस सोमनाथ जी, वो हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे, उद्घाटनकर्ता के तौर पे रहने वाले हैं। और पूरे 3 दिन के अधिवेशन में भारत भर से, पूरे देश भर से 1,500 से ज्यादा, 1,500 से ज्यादा कार्यकर्ता सम्मिलित होने वाले हैं, हर एक क्षेत्र से आने वाले हैं। साथ ही इस अधिवेशन के अंदर हमारा युवा पुरस्कार जो है, इस बार यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार जो प्राप्त करता है वो कृष्णा पांडे जी हैं, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हैं और रोटी बैंक और विभिन्न सेवा क्षेत्र के कार्य चला रहे हैं। और साथ ही उस पुरस्कार को देने के लिए पुरस्कार प्रदानकर्ता के रूप में हमारे मुख्य अतिथि के उस सेशन के मुख्य अतिथि के तौर पे पुष्कर धामी जी, जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो आने वाले हैं। और ऐसे पूरे 3 दिन के अंदर हमारा यशवंतराव केलकर पुरस्कार और साथ ही हमारी शोभा यात्रा जो दूसरे दिन होने वाली है, जिसमें पूरे देश भर से आए हुए लोग अपनी कल्चर ड्रेस में यहाँ शहर में भ्रमण करने वाले हैं। इसी 3 दिन की यात्रा होने वाली है। साथ ही इस अधिवेशन के अंदर युवाओं को दिशा देने के लिए 5 प्रस्ताव हम पारित करने वाले हैं। ये तय हो गया है, 5 प्रस्ताव है। इन 5 प्रस्तावों में क्या विषय होंगे, इस पर विचार चिंतन चल रहा है। मुख्यतः शिक्षा संबंधित, युवा संबंधित, युवाओं की लाइफस्टाइल संबंधित और समाज के जो बड़े विषय हैं उनको हम अकोमोडेट करने वाले हैं। उन विषयों को लेकर हमारा सब प्रस्ताव पारित होने वाला है। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत बाहरी देशों से अवैध रूप से राज्य में रह रहे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे राज्य में ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो अवैध तरीके से या फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर राज्य में रह रहे हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि सभी जनपदों के कप्तानों को सत्यापन अभियान चलाने और गलत तरीके से आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड या अन्य प्रमाण पत्र बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लगातार पुलिस कार्रवाई तो कर रही है कि बांग्लादेशी आप और किस तरीके से कहाँ पर मतलब, क्योंकि जो बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं उसमें जो दस्तावेज को लेकर के ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो उस पर आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? देखिए, वेरिफिकेशन ड्राइव जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, शासन का निर्देश पे हमारे वेरिफिकेशन जो ड्राइव चल रहा है, उस पर जो भी जहाँ पे भी कागजात में फर्जीवाड़ा आता है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसके जहाँ पे भी कागज बनाए जाए फर्जी है, उन्हें खिलाफ भी जो FIR लिखा गया उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, वो उसको लॉजिकल एंड पे ले जाएंगे। तो ये वेरिफिकेशन ड्राइव तो पूरा प्रदेश में चल रही है सर। लेकिन बड़ी बात ये है कि जो इनके आधार कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है या और जो तमाम दस्तावेज बन रहे हैं वो किस तरीके से इतनी आसानी से बन जा रहे हैं? देखिए, ये जो बनने की प्रक्रिया में कहीं पे लूप होल्स होगी, उसको भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में सामना आएगा, उस संबंध में संबंधित विभाग डिपार्टमेंट से उनको हम अवगत कराएंगे। क्या वहाँ तक अभी तक पुलिस पहुँच पा रही है कि जो कौन लोग हैं जो ये दस्तावेज बना रहे हैं? देखिए, उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हमारे सामने तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। 3 जिलों में अधिकांश पकड़े जा रहे हैं। कभी मंत्रियों और सांसदों ने गांव के विकास का वादा किया था, लेकिन अधिकतर गांव अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। कांग्रेस अब इन गांवों में सच्चाई तलाशने निकल रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले अपने 19 विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति देखे। रुद्रप्रयाग में देवलीश भड़ी ग्राम, जो कभी सांसद ग्राम था, वह गांव अब भी विकास से कोसों दूर है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस के अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें चुनावी मुद्दे खोजने चाहिए। मैंने यही कहा कि जब मैंने आप लोगों से ये पता चला कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सारकोट गांव गैरसैंण के पास है, वो सारकोट गांव मुख्यमंत्री जी ने गोद ले लिया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारकोट गांव को मैं गोद ले रहा हूं और मैं इसका विकास करूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पर तो उत्तराखंड के पूरे गाँव को विकास करने का भार है और चूंकि ठीक है आपने सारकोट भी लिया, इसका भी स्वागत है, लेकिन सारकोट में भी मैं आप जाकर देखूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने इस गांव को कब गोद लिया था। मैं गणेश तिवारी, निवर्तमान सदस्य जिला पंचायत गुप्तकाशी लोहारा वार्ड। 2013 की आपदा के बाद ग्राम पंचायत देवली भणी ग्राम को तत्कालीन सांसद भुवनचंद खंडूड़ी जी के द्वारा गोद लिया गया था। गोद अपने आप में एक तौहीन भरा शब्द है, लेकिन गांव वालों में बड़ी खुशी का माहौल था कि हमारे गांव का विकास होगा, क्योंकि सांसद जी ने गोद ले लिया था। लेकिन उस समय से और आज तक जो है कि गांव का कोई विकास उस हिसाब से नहीं हुआ है जैसे होना चाहिए था कि सांसद निधि से लोगों को ये भरोसा विश्वास था कि सांसद निधि से गांव का विकास होगा, लेकिन 1 रुपया भी जो है सांसद निधि से खर्च नहीं हुआ है। बदले में इस रोड की स्थिति ऐसी है कि जिले में ठीक, उनको क्यों विकास दिखाई पड़ेगा? वो विरोधी पार्टी है, वो तो चलती हुई सड़क पर भी अगर सड़क बहुत अच्छी बनी होगी तो आंख बंद करके चल देंगे और बाद में जाके आगे कहेंगे साहब इसमें 10 गड्ढे मुझे दिखाई पड़े क्योंकि आंख बंद है। तो उनको तो बोलना है, तो उनका बोलने का कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं रहता है। हाँ, उनको अगर जाना हो और जगह जगह जाके अगर अपनी बात कहना चाहते तो कौन रोक लेगा? जाना चाहिए। प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको भी कुछ न कुछ कोई आधार ढूंढना पड़ेगा जिसके आधार पर आगे चुनाव में जा सकते हैं। नहीं, कुल मिला के जाए हो, उनके जवाब हमारे सांसद देंगे, वो सक्षम है अपनी। बीजेपी ने वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संविधान दिवस और राष्ट्रीय गीत गायन दिवस मनाया। इस अवसर पर विद्यालयों में राष्ट्रीय गीत के गायन पर जोर दिया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि वंदे मातरम का 150 वर्ष का सफर हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। वहीं संविधान के 76 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं। उन्होंने लोकतांत्रिक दिवस पर शुभकामनाएं दी और कहा कि ये दिन भारतीय लोकतंत्र की ताकत और संविधान में किए गए सुधारों को मान्यता देने का प्रतीक है। देखते हैं इस इनिशिएटिव को कि जो पूरे देश में तो मनाया ही जा रहा है, उत्तराखंड राज्य में भी, पूरे राज्य में
वंदे मातरम गायन को आज पूरे 150 वर्ष हो चुके हैं, तो ये भारतवर्ष के लिए और प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। और दूसरी तरफ आज संविधान दिवस की भी सभी को बधाई। और संविधान दिवस जो है निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक भारतवासी के अधिकारों की रक्षा की दृष्टि से जितने भी उसमें अनुच्छेदों में परिवर्तन हुए हैं या अनुच्छेदों में बढ़ोतरी हुई है, तो ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत ही है कि जो आज हम सब लोग मिलकर संविधान दिवस को मना रहे हैं। वहीं संविधान दिवस के मौके पर प्रदेश के 22,559 स्कूलों में एक साथ वंदे मातरम का गायन हुआ। शिक्षा निर्देशालय से लेकर सभी स्कूलों तक वंदे मातरम की धुन गूंजती रही। यह आयोजन बच्चों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए किया गया। स्कूलों में वंदे मातरम के महत्व को बच्चों के बीच साझा किया गया और ये बताया गया कि ये गान हमारे संविधान के प्रतीक के रूप में है। इस आयोजन ने एकता और राष्ट्रीयता की भावना को मजबूती दी और प्रदेश भर में छात्रों के बीच देश प्रेम का उत्साह जगाया। देखिए, आज संविधान दिवस है, उसके उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में तो सभी टीचर्स ने, जितने अधिकारी हैं वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इन सब ने आज संविधान की प्रतिज्ञा ली हुई है। और दूसरी बात, 150वीं वर्षगांठ हमारी हो रही है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की, तो उसके उपलक्ष्य में सारे विद्यालयों में हमारे आज 9th से लेकर 10th तक एक प्रोग्राम्स हुए हैं जिसमें कि वंदे मातरम का पूरा गायन हुआ है। बच्चों ने उसका मतलब समझा है कि उसका क्या मतलब उसका होता है, उसके उद्देश्यों को बताया गया है और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में क्या उसकी उपयोगिता रही है उसके बारे में पूरा जो बताया हुआ है। ये दिनेशपुर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन धूमधाम से संपन्न हुआ। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भगवान श्री कृष्ण के मंगल गुणों का श्रवण किया। कथावाचक नीलांशु दास महाराज ने कहा कि राजनीति की शुरुआत साधु संतों ने की थी, क्योंकि जब नेता अपने कर्तव्यों से भटकते हैं तब साधु संतों को राजनीति में आना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि सच्चे मन से पूजा और कथा श्रवण करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। श्रेष्ठ नीति, ये नीति साधु संत राजनीति में आ नहीं रहा है, साधु संत से राजनीति का प्रारंभ हुआ है। आप जानते होंगे हमारे परशुराम जी साधु ही तो थे, परंतु राजनीति में आए जब जब देश के लीडर, जब जब देश के साधारण लोग अपना नियम से भागना चाहते हैं, अपना कर्तव्य से भागना चाहते, तब तब साधु संत को आना होता है मार्गदर्शन कराने के लिए। और मार्गदर्शन तभी करा सकते हैं जब हाथों में सामर्थ्यता हो, पावर हो, और ये पावर के लिए वर्तमान राजनीति में आना आवश्यक हो गया है। अब जानते होंगे वर्तमान भारतवर्ष में 2-3 जो संत जी आए हुए हैं, उनके माध्यम से हमारा देश को सुधारने के लिए जो माध्यम बना है, मैं तो चाहूँगा इस स्थिति में बहुत पहले महापुरुष गणों को आना चाहिए था, देश और आगे निकल गया होता। जय श्री राधे। लाल कुआ के युवा भाजपा नेता और सांसद प्रतिनिधि लक्ष्मण खाती ने हथौड़ क्षेत्र में जंगली हाथियों के उत्पात से लोगों को राहत दिलाने की मांग की है। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई करने और हाथियों से हुए नुकसान का मुआवजा देने की अपील की है। खाती ने प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने, सोलर फेंसिंग लगाने और जंगलों में खाई खोदने की भी मांग की है। इस मुद्दे पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने वन विभाग से तत्काल कदम उठाने का आग्रह किया। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप लगातार जन समस्याएं उठाते हैं और अभी इस क्षेत्र में आके मैंने डीएफओ साहब से बात करी, उन्होंने मुझे अवगत कराया कि शीघ्र ही जहाँ जहाँ हाथियों का फसल को नुकसान कर रहा है या रोड को पार कर रहा है, जनहानि हो सकती है, उसके लिए हम इसकी गश्त बढ़वा रहे हैं और सोलर फिशिंग का जो भी काम है वो पूरा कर रहे हैं और शीघ्र ही इसका समाधान आपको दिखेगा। खाई के लिए भी कहा है, सोलर फिशिंग का भी लिए कहा है और आपके गश्त शीघ्र ही वो बढ़ाएंगे। अभी डीएफओ साहब से आपके सामने ही मैंने बात करी और अपने सकारात्मक रूप से हमें बताया और माननीय सांसद जी को भी मैंने अवगत कराया। उसके तहत शीघ्र ही आपको ये तीनों काम आपको इस क्षेत्र में दिखेंगे।
को लेकर मैंने सांसद जी को भी अवगत कराया है और क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी हमें बताया था। उसमें जैसे जैसे हमारे जो भी फसल का नुकसान हुआ है उसमें सरकार का जो भी रूल और नियम होगा उसके तहत जो लोग आते होंगे उनको मुआवजा मिलेगा। आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।